वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव न्यूक्लियर फिजिक्स की एक और गजब क्लास में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, धमाकेदार कॉन्सेप्ट होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है रेडियो एक्टिव पार्ट 4 रहेगा। और जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बहुत गजब के क्लास होने वाले हैं, गजब के विजुअल इफेक्ट होने वाले हैं। नोट करिए, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, दिल में उतार देंगे, दिमाग में स्कैन कर देंगे, हैं परमानेंट कर देंगे कॉन्सेप्ट को। तो जो भी आर्मी एक बार क्लास में पहुंच चुकी है वो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें। वो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें। हाउस द जॉस, रिप्लाई ऑन लाइक बटन विद इन नैनो सेकंड। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये हमारा जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है इसका पार्ट 4 है। अगर पहले का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने मिस कर दिया है तो यहाँ पे जो पार्ट 4 आपको दिया गया है इसको हम क्लियर करेंगे। अगर पहले का कोई पार्ट मिसिंग है तो उसको जरूर देखिएगा। पार्ट 4 हम इसमें करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ये हमारी क्लास की टाइमिंग रहती है डेली। और ये आपका टोटल जो सिलेक्शन बैच है उसका लेक्चर नंबर आपका 99 है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके बारे में अपन इधर बातें कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये हमारी टीम आरएस सर जो लगी हुई है आपके लिए हर हाल में। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यार हो सकता है कल मेरी यूट्यूब वाली क्लास नहीं हो, डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो मैं मेडिसिन लास्ट डे जब गया तभी लेके चला गया था। ठीक है, तो ये क्लास आपके अभी हो पा रही है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं हो, क्लास में पहुंचे ही नहीं क्योंकि नींद में रहते हैं कई बच्चे मेरे जैसे, जबकि टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया गया है। ठीक है, अगर कोई बच्चा मुझे अनअकैडमी भी फॉलो करना चाहता है तो बच्चा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद में वो रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको कोड भी पूछेगा, तो वहाँ पे आप स्पेशल क्लास के लिए भी हमारा ये कोड यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी नया जो स्ट्रक्चर आया है उसमें स्पेशल क्लास में भी कोड पूछता है और प्लस में भी कोड पूछता है। आरएस सर लाइव ये मेरा प्रोफाइल रहेगा, आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। क्या जरूरत है फॉलो करने की, क्या वहाँ पे हमारी क्लासेज होती है? जरूर होती है। ये देखिए जो आपका फिजिक्स का है जो टॉप 3000 है वो सीरीज चल रही है सुबह डेली आपके 8 बजे। सुबह डेली आपकी 8 बजे टॉप आपका जो है 3000 सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी स्पेशल क्लासेज हैं। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं गेट सब्सक्रिप्शन की, यानी सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए ये कैटेगरी सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप 1 मंथ, 3 मंथ नहीं, या तो 6 मंथ या फिर 12 मंथ सेलेक्ट करें। आप कोड यूज करें आरएस सर लाइव। कल शाम को किसी बच्चे ने, मुझे नाम याद नहीं रहा, 2 महीने का मतलब 2 साल का 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया। बच्चा देखो, अगर तू मेहनत करोगे अच्छे से तो 12 महीने में भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो, जीरो लेवल से सीखते हैं तो भी आपको 2 साल के सब्सक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं क्यों उस बच्चे ने लिया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। ठीक है, कल शाम की बात है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीम आरएस सर हमारा टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अब अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। बहुत ही गजब की क्लास होगी आज, क्योंकि आज हम अनकंट्रोल चेन रिएक्शन पढ़ेंगे। और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होता है आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे वो होगा आपका क्या, न्यूक्लियर नाभिकीय भट्टी, यानी आपका होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। और बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट इधर से बनेगा, जिसके बारे में अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहाँ से। ठीक है, यस सर। तो सभी बच्चे तैयार हैं बेटा? सभी बच्चे तैयार हैं? सभी बच्चे तैयार हैं? स्टार्ट करें टॉपिक को। सभी बच्चे तैयार हैं? रिएक्टर में देखो कैसे वर्क होता है। ये रिएक्टर है, इधर विस्फोट हो रहा है, कंट्रोल रोड लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पे एक जनरेटर है जो इसको बाहर लेके जा रहा है, पंप से, स्टीम लाइन से, टरबाइन वगैरह चल रही है। और इधर कूलिंग टावर लगा रखा है। बहुत सारे इसके अलग अलग यूजेज है, करंट वगैरह बनाना है, भाप बनाना है, ये बहुत सारे उपयोग इसके होने वाले इधर से। ठीक है, यस। तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। ये इसका विजुअल इफेक्ट था, रिएक्टर में कैसे वर्क होता है आप देख रहे होंगे। ये पूरा प्रोसेस रहता है रिएक्टर का, टरबाइन वगैरह चलती है उसमें। अब अपन इसका न्यूक्लियर रिएक्टर को एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दें। ये परमाणु भट्टी, सॉरी, ये जो आपका नाभिकीय भट्टी है ये एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, ये क्यों है, क्या अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? सबसे पहले हमने चेन रिएक्शन की बात किया कल, और हमने 2 प्रकार के चेन रिएक्शन देखे, एक कंट्रोल और एक आपका अनकंट्रोल। यानी चेन रिएक्शन 2 प्रकार की होगी, एक कंट्रोल और एक आपका अनकंट्रोल।
अगर अपन यहाँ पे बात करें कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन की, तो सबसे पहले अगर मैं मुद्दे वाली बात करूं तो कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या है, यानी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, जिसमें मुद्दे वाली बात अगर अपन उठाते हैं तो मुद्दा क्या है, वो ये है कि कंट्रोल चेन रिएक्शन में एक आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें जो भी रिएक्शन होगी उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको नियंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, एक रिएक्टर आपको नजर आता होगा, एक भट्टी आपको नजर आ रही होगी, और इस भट्टी में अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक क्लियर करूँ, इस भट्टी में यहाँ पे अंदर फ्यूल भरा होता है और उसके बाद में इसमें कुछ फ्यूल रोड देख रहे होंगे आप, फ्यूल रोड, ये ग्रीन वाली फ्यूल रोड है, और यहाँ पे आपका कंट्रोल रोड है जो कैडमियम की बनी होती है, ये कंट्रोल रोड है, फ्यूल आपका ईंधन भरा हुआ है, ये कुछ बड़े से बर्तन रखे हुए जो स्टील ऐसे कुछ दे रहा है, वैसे कंक्रीट पत्थर की बहुत मोटी दीवारें बनी होती है, ठीक है। इधर से जो हीट जनरेट होगी वो हीट जनरेट, देखो गर्म दिख रहा है आपको, ये गर्म बोले तो रेड कलर में है, ये जो इधर से बाहर जाएगा और उसका उपयोग आपका स्टीम जो टर्बाइन है उनका यूज करके बाहर के रूप में उसको फ्लो करवा देंगे, उसका उपयोग कर लेंगे, और फिर से इधर से ठंडा पानी या जो हवा है वो आएगी, फिर इधर से गर्म होगी उसमें लेके फिर वापस जाएगा। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में ये प्रोसेस चलता रहता है और आगे बढ़ते हैं। तो अब डायग्राम के बाद में इससे बनने वाले जो सवाल है उन सवालों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल आपका बच्चा, एक एक सवाल आपको दिल दिमाग में उतार लेना है, एक एक सवाल आपको दिल दिमाग में उतार लेना, गौर से देखिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पीडीएफ नहीं मिलती है? हाँ बेटा, नहीं पीडीएफ नहीं मिलती है फिजिक्स के, आपको नोट से क्या करने हैं, क्लास जब आपका सेव हो जाए उसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिजिक्स पीडीएफ आपको नहीं दी जाती है, बात मैंने पहले भी आपको बोली हुई है, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे वह विधि जिसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन यानी कंट्रोल, जो न्यूक्लियर जो आपका फ्यूजन होता है, विखंडन होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है, ये नियंत्रित जो अभिक्रिया है इसको कंट्रोल किया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी क्रिएट की जाती है। इसी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? इसी को न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये बहुत अधिक मात्रा में कंट्रोल रिएक्शन के रूप में एनर्जी जनरेट करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। हाउस द जोश, ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज ये देखो समझिए। ये पीछे वाली चीज अगर डाउट है ना डायग्राम में कौन कहां पे क्या है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं 0.1% भी। अभी सबका क्वेश्चन बढ़ा के दूंगा, अभी सबका क्वेश्चन बना के दूंगा एक एक पॉइंट का, तो बिल्कुल ना घबराएं। आपको डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना है, इस डायग्राम में जो भी सब्सटेंस यूज हो रहे हैं, जो भी पार्ट है, सब एक एक में क्लियर करूंगा। घबराए नहीं, जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ूंगा। पहला जो स्लाइड है इस पे आ रहा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो एक कंट्रोल चेन रिएक्शन का एक डिवाइस है जिसमें अभिक्रिया को कंट्रोल किया जाता है। इससे क्या होगा? अपार मात्रा में यानी बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी क्रिएट किया जाएगा, ऊर्जा उत्पन्न किया जाएगा, और जितनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी उतना ही वहां पे क्या लगेगा? आपको पता है जितनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी उतना ही वहां पे क्या होगा? उसका यूज कर पाएंगे अपन जिस भी फील्ड में यूज करना है। तो ये तो हो गया कि बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन करवाया जाता है, कंट्रोल अभिक्रिया किया जाता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल नोट करना बेटा, एक एक सवाल क्लियर कराऊंगा। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि जो विखंडन होता है, जो आपका यहाँ पे नाभिक का टूटने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं उनमें से एक ही न्यूट्रॉन अभिक्रिया को अगले नाभिक के विखंडित करने के लिए भाग में आता है। इसे कृत्रिम साधनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये लाइन अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको बताऊं बच्चा, 92 यूरेनियम 235 की टक्कर जब एक न्यूट्रॉन से होती है, 92 यूरेनियम 236 बनता है, और जब इसका विखंडन होता है तो आपने बेरिलियम बना दिया 56 141, और एक आपने 36 क्रिप्टॉन आपका 91 आपने बना दिया। तो उसमें क्या करना है? यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं, मैं मुद्दे वाली बात इनकी करूंगा, इन 3 में से हम एक न्यूट्रॉन को भाग लेंगे, बाकी 2 को खत्म कर देंगे। जो कैडमियम की रोड है ना, अभी बताऊंगा मैं, कंट्रोल रोड, वो इन 2 न्यूट्रॉन को खत्म कर देगी। हर बार केवल एक न्यूट्रॉन भाग लेगा, हर बार केवल एक न्यूट्रॉन भाग लेगा,
और जब एक न्यूट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेगा तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये कंट्रोल चेन रिएक्शन बनेगी। आपको पता है कल मैंने के याद करवाया था आपको, के अगर के का वैल्यू 1 है, इसका मतलब जिस पीढ़ी में जितने न्यूट्रॉन्स अभिक्रिया में भाग ले रहे थे वही पीढ़ी आगे कंटिन्यू चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। तो ये चीज अभी आपका क्लियर है कि प्रत्येक अभिक्रिया में केवल एक ही न्यूट्रॉन रिएक्शन में भाग लेगा, तभी वो रिएक्शन कंट्रोल हो सकती है, तभी वो आपकी जो अभिक्रिया है वो कंट्रोल होगी, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। क्लियर है बेटा? कंट्रोल के लिए एक बार कमेंट में बताना बच्चा, अनकंट्रोल के लिए के का वैल्यू, अनकंट्रोल के लिए के का वैल्यू कमेंट में बताओ फटाफट। मैं इधर लिख देता हूं, अगर के ग्रेटर देन 1 हुआ तो कुछ ही देर में रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाएगी। अभी बात करेंगे हम, अभी बम फोड़ेंगे आगे, देखना तुम। के ग्रेटर देन 1 आता है तो रिएक्शन कुछ ही देर में अनकंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो जी आगे बात करते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, यहीं से बनेंगे सवाल। जो बच्चे को डायग्राम में दिक्कत था वो डायग्राम बच्चा मैं इधर क्लियर करूंगा तुम्हारा, जो डायग्राम में दिक्कत था वो इधर ही मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा। देखिए जरा, यस अभी एक बच्चा लेस देन कर रहा है, एक बच्चा ग्रेटर देन 1 कर रहा है क्या बताऊं यार, है कल की चीज आज ही आपको याद नहीं है, फिर एग्जाम में क्या खा के याद रखोगे। विखंडनीय पदार्थ यानी फ्यूल, यहाँ पे सीधी सी बात है, हम फ्यूल की बात करेंगे। जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये जो नाभिकीय भट्टी है, इसमें फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, ये सवाल बनेगा। बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। तो उसी सीरीज में देखिए, सबसे पहले यूरेनियम, सबसे पहले किसका प्रयोग बेटा, यूरेनियम। याद रखना बेटा, एक एक पॉइंट याद करना है। यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम है आपका, प्राकृतिक यूरेनियम है, इसका प्रयोग है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। याद हो गया पहला, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं समृद्ध यूरेनियम, यानी यूरेनियम 235 की जो मात्रा है वो प्राकृतिक यूरेनियम में पाई जाने वाली मात्रा से थोड़ी सी अधिक होती है। तो ज्यादातर अगर यूरेनियम, एक तो ये यूरेनियम आपका नेचुरल यूरेनियम, लेकिन नेचुरल यूरेनियम के बजाय अगर प्रायोरिटी दी जाएगी तो वो ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी आपका समृद्ध यूरेनियम, यानी जो समृद्ध है अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, इतना पावर उसके पास है, और वो है आपका यूरेनियम 235। यानी मैं लिख सकता हूं 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यूरेनियम 235, ठीक है, यानी दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ। नेचुरल यूरेनियम आएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बेस्ट है। जो आपका समृद्ध यूरेनियम है, ये यूरेनियम जो आपका है यूरेनियम 235, ये अभिक्रिया को अच्छे से कंप्लीट कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। अब आता है ये देखिए बेटा, प्लूटोनियम 239। ओहो, इसका भी यूज बहुत जबरदस्त होता है। यूरेनियम 233 भी दिया गया है, यूरेनियम 233 भी दिया गया है, और प्लूटोनियम 239 भी दिया गया है। विखंडनीय पदार्थ की मात्रा कम से कम क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर होनी चाहिए, कम से कम क्रिटिकल मास हो। मुझे यूरेनियम के लिए क्रिटिकल मास कल बताया था, आज मुझे जवाब चाहिए। अगर याद आता है तो बच्चा कहना कि हाँ मैं क्लास में स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, और कल की बात आज भी याद नहीं है तो गई भैंस पानी में पूरी की पूरी, अपन अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप मुझे बताइए क्रिटिकल मास मैंने आपको कल बताया था यूरेनियम के लिए कितना होगा। यहाँ पे जो फ्यूल है वो मैंने एक आपको नेचुरल यूरेनियम दिया है, एक समृद्ध यूरेनियम 235 दिया है, एक प्लूटोनियम 239 दिया है, और एक यूरेनियम 233 है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज बच्चा इसी का होता है, सबसे ज्यादा 235 का ही होता है। प्लूटोनियम 239 भी दिया गया है। 10 kg मास आया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। 10 kg यूरेनियम के लिए आपका मिनिमम जो मास है उसको अपन क्रिटिकल मास के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका क्रिटिकल मास, ठीक है। यस सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा मॉडरेटर। अभी मॉडरेटर का क्या काम है भाई मेरे, जब रिएक्शन होती है रिएक्टर के अंदर तो बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है, बहुत टॉप लेवल पे रिएक्शन होती है, बहुत बड़े लेवल पे रिएक्शन होती है।
और जब टॉप लेवल पे, बड़े लेवल पे अगर रिएक्शन वहां पे आपको देखने को मिलती है तो भैया जो न्यूट्रॉन्स वगैरह वो बहुत फड़फड़ाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर चाहिए, उनको कंट्रोल करने के लिए मंदक चाहिए। तो उनको, उन न्यूट्रॉन्स को थोड़ा कंट्रोल में रखें, उनको डरा के रखें, धमका के रखें, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? मॉडरेटर का, मंदक का। यानी न्यूट्रॉनों को कंट्रोल करने के लिए, यानी उनकी गति को कम करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है, मॉडरेटर का यूज होता है, जिससे ये जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं ये तापीय न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं। इसके लिए मुख्यतः मंदक क्या क्या हैं, कुछ मॉडरेटर हैं जो मैं आपको बताता हूं। उन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लिया जाता है, उनको रोक लिया जाता है। वो बहुत तेजी के साथ जब विस्फोट होता है ना यूरेनियम 235 का, 92 यूरेनियम 235 जब न्यूट्रॉन से टक्कर करके 236 बन के टूटेगा तो वो जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं ना बच्चा, ये बहुत तेजी के साथ बाहर आते हैं। इनको कंट्रोल किया जाता है, इनको रोका जाता है, और इनको कंट्रोल करने के लिए जो सब्सटेंस यूज में लिया जाता है उसे मॉडरेटर कहते हैं, उसे मंदक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मंदक। एग्जाम्पल दे रहे हैं D2O, भारी जल। अच्छा जी, सबसे पहला आपका जो मॉडरेटर है वो है हैवी वाटर, यानी भारी पानी। D2O इसको अपन कह सकते हैं, D2O मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में, भारी पानी मॉडरेटर के रूप में D2O भारी पानी आपको यहाँ पे यूज दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ग्रेफाइट। वाह, पहला आपका भारी पानी D2O, उसके बाद में दूसरा आपका आ गया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका नंबर 2 पे आ गया, जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। ग्रेफाइट है पहला भारी पानी, दूसरा आपका ग्रेफाइट। 333 स्टूडेंट का है प्रेजेंट लगा के लगा रखा है लाइक बटन पे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, लगाए रखो ऐसे ही। ठीक है, पहला भारी पानी, दूसरा आपका ग्रेफाइट, तीसरा देखिए पहला, दूसरा और तीसरा बेरिलियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, बेरिलियम ऑक्साइड ये मोस्ट है बेटा, सबसे ज़्यादा वायरल आपका होता है हैवी वाटर, उसके बाद में ग्रेफाइट है, उसके बाद में बेरिलियम ऑक्साइड है। तो पहला, दूसरा और तीसरा हैवी वाटर याद रखना, ये एग्जाम्पल एग्जाम में आया है सवाल बच्चा, और आएगा। तो हैवी वाटर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आपका बेरिलियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया पैराफिन मोम। पैराफिन मोम वैसे ये बहुत ही कम यूज में लिया जाता है, पैराफिन मोम, ये 3 बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनमें अगर सबसे बड़ी बात अपन करें बेटा, ये कुछ बुक्स में आपने ग्रेफाइट देखा होगा, लेकिन आपको अगर प्रायोरिटी दी जाए तो जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो हेवी वाटर को दी जाएगी। भारी पानी है वो आपका बेस्ट मॉडरेटर होगा। ये एक सवाल मैंने प्रैक्टिस भी आपको करवाया है। हेवी वाटर है वो बेस्ट मॉडरेटर है। ठीक है, हेवी वाटर है वो बेस्ट आपका मॉडरेटर है, जो आपको इधर दिया गया है। एक बार इस सवाल को क्लियर करें, हेवी वाटर भारी पानी D2O वो एक बेस्ट मॉडरेटर है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का सवाल है। मतलब हेवी वाटर है वो देखिए यहाँ पे आपका भारी पानी, हेवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, पैराफिन मोम। लेकिन पैराफिन मोम को लेकर कोई डाउट नहीं है, पैराफिन मोम को लेकर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसका कोई सवाल बनता नहीं है कोई खास। लेकिन यहाँ पे देखिए हेवी वाटर है, ग्रेफाइट है, बेरिलियम ऑक्साइड है। यस, क्लियर है बेटा? D2O बेस्ट मॉडरेटर, बहुत अच्छा, ये सवाल याद रखिएगा, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बनेगा। D2O यानी भारी जल जो है वो बेरिलियम ऑक्साइड जो आपका है वो और आपका जो ग्रेफाइट है उसके कंपैरिजन में बेस्ट मॉडरेटर आपका भारी जल होगा, भारी पानी होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल आपका, जिसके बारे में अपन इधर बातें कर रहे थे। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट आपका कंट्रोल रोड। अगर अपन यहाँ पे बात करें कंट्रोल रोड क्या है, मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियस के अंदर जब विखंडन हो रहा है, रिएक्टर के अंदर जब विखंडन हो रहा है, नाभिक टूट रहे होते हैं, उस दौरान जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। प्रत्येक विखंडन से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन। और उन 3 न्यूट्रॉनों को आगे भाग लेना है अभिक्रिया में, तो उनको वो कुछ ही देर बाद में अनकंट्रोल हो जाएगा। तो उन 3 न्यूट्रॉनों में से आपको अभिक्रिया में केवल एक ही न्यूट्रॉन काम में लेना है। तो बाकी 2 न्यूट्रॉन कहाँ पे गए?
उन न्यूट्रॉन्स का अवशोषण कर लिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। और उनका अवशोषण करने के लिए हमें कैडमियम की रोड, जिन्हें हम कंट्रोल रोड कहते हैं, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। वो जो रिएक्टर होता है उसकी जो दीवारें होती है, उन दीवारों से रोड को अंदर की तरफ डाला जाता है, उतने ही न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। उन न्यूट्रॉन को जितना रोड अंदर आएगा उतने ही न्यूट्रॉन को अवशोषित करेगा। अगर पूरे कैडमियम के रोड अंदर डाल दिए, सारे न्यूट्रॉन अवशोषित हो गए। अगर कैडमियम की रोड को बाहर निकाल दिया तो वही सीधी सी बात है, मतलब न्यूट्रॉन का अवशोषण कम हो जाएगा, तो अनकंट्रोल हो जाएगा रिएक्शन। तो उन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए 3 में से 2 न्यूट्रॉन को खत्म करें, 1 न्यूट्रॉन अभिक्रिया में भाग ले। इसके लिए उस विखंडन की दर को, रेट को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन अवशोषक की तरह आवश्यकता होती है। इसके लिए कैडमियम, याद रखना बच्चा, कैडमियम 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 की छड़ प्रयुक्त की जाती है, कैडमियम की रोड प्रयुक्त की जाती है। ये एक बहुत बेहतरीन सवाल आपका इधर से बनेगा। याद हुआ सभी बच्चों को? क्लास में ही आपका पॉइंट क्लियर हो जाए, फॉर्मूला क्लियर हो जाए, सवाल क्लियर हो जाए, बहुत अच्छा। थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, गले का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा वॉइस वगैरह, ठीक है? यस सर। मॉडरेटर क्लियर हो गया सभी का? मॉडरेटर सभी का क्लियर है बेटा? कंट्रोल रोड क्लियर है? कंट्रोल रोड कैडमियम का प्रयोग होगा जी। ठीक है जी, यस सर। चलो अब बात कर लेते हैं बेटा, जो अंदर रिएक्टर के अंदर जो भट्टी है उसके अंदर इतनी सारी जो हीट जनरेट होगी विखंडन से, जब नाभिक टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो आप एक चीज मुझे बताइए, उस ऊर्जा को बाहर कैसे निकालें? इसके लिए प्रयोग किया जाता है कूलेंट का, यानी शीतलक का। किसका प्रयोग किया जाता है? शीतलक का, यानी कूलेंट का। यानी कूलेंट क्या है, शीतलक क्या है, इसके बारे में अपन इधर बात कर रहे हैं। कूलेंट और शीतलक का जो लॉजिक है, इसको थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। इसको कैसे क्लियर करें, ये बात आपको थोड़ी समझनी होगी। नोट करिए मेरी बात को। विखंडन से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, रिएक्टर का एक बार मैं डायग्राम आपको दिखा दूं बच्चा, जरा गौर से देखना। ये डायग्राम दिखा दूं मैं, ये वाला, ये देखिए बेटा, यहां से ये वाला, यहां से इधर से कोई कूलेंट आएगा और इधर से गर्म होके बहुत ज्यादा इधर से वापस बाहर चला जाएगा। तो अंदर की जो गर्मी है वो कूलेंट आया और उस गर्मी को बाहर ले गया, भाप बना के उसका उपयोग कर लिया, उसका प्रयोग कर लिया। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट आपका क्लियर होता है, मतलब कूलेंट का, कि विखंडन से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, जब न्यूक्लियस टूटेगा तो वहां पे जो हीट जनरेट होगी, उसी हीट से जो कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट आपका यहां पे दिया गया है, जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उस ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग होगा? शीतलक का प्रयोग होगा, यानी कूलेंट का प्रयोग होगा। और इसके लिए किस किस का प्रयोग होगा, याद क्या रखना है? कूलेंट, हीट को बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग होगा? पानी का। किसका प्रयोग होगा? हवा, वाटर आ गया, एयर आ गया, कोई आपका लिक्विड मेटल आ गया, ठीक है, उसको उसके अंदर से फ्लो करवा दिया और बाहर निकाल लिया, तो बाहर हीट निकल जाएगी, बाहर ऊर्जा निकल जाएगी। बताओ क्लियर है? अच्छे से क्लियर है बेटा? अच्छे से क्लियर है? अच्छे से पॉइंट आपका क्लियर है? यस, ये पॉइंट क्लियर है। मैंने इसमें याद करवा दिया, कंट्रोल रोड कैडमियम लेंगे, उसके बाद में आपका जो कूलेंट है वो पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, कोई आपका लिक्विड मेटल हो सकता है, उससे ऊष्मा को बाहर निकाला जा सकता है। बेटा क्लास में क्लियर हो रहा है? मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा आगे चलें? यस, बहुत अच्छे। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि जो स्टार्ट करते हैं वो एंड नहीं कर पाते हैं, फिनिश नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग वाली क्लास, ये न्यूक्लियर फिजिक्स की 4थी क्लास है। जैसे जैसे पार्ट बढ़ते जाते हैं बच्चे क्लास में कम होते जाते हैं। 450 बच्चे क्लास में, स्टार्ट करूंगा 600-700 बच्चे चले जाएंगे, ठीक है। वो जैसे जैसे कम बच्चे क्यों होते हैं? क्योंकि उनको फिनिश करना ही नहीं होता है। रेस सब स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन पे जो पहुंचता है किंग वही बनता है। और किंग बनने के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। यस,
अब मैं बात कर रहा हूं बेटा परिरक्षक की, शील्डिंग इफेक्ट है। अब इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बताऊं, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं तो ही सही है। कैसा बेटा, अंदर बहुत बड़ा रिएक्शन चल रहा है, खतरनाक रिएक्शन हो रहे हैं अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो उसके आसपास में अगर कोई मजदूर लोग काम कर रहे हैं तो वो जो रेडिएशन है उनके बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। तो उस इफेक्ट से उनको बचाने के लिए जो रिएक्टर है इसके चारों ओर मोटी मोटी कंक्रीट पत्थर की दीवारें बनाई जाती है। कंक्रीट पत्थर की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है और उन्हीं दीवारों को अपने यहाँ पे मोटी मोटी जो दीवारें बना रहे उन्हीं मोटी मोटी दीवारों से जो मजदूर लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनके बॉडी पे होने वाले रेडिएशन के इफेक्ट को कम किया जाता है और इससे बोलते हैं परिरक्षक आवरण। यानी परमाणु भट्टी से निकलने वाले जो हानिकारक गामा किरणें हैं उनको बचने के लिए भट्टी के चारों ओर मोटी कंक्रीट पत्थर की दीवारें बनाई जाती है। तो इसका सवाल एग्जाम में कुछ नहीं बनता है, केवल थ्योरी में आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, सवाल एग्जाम में नहीं बनेगा। ठीक है, यस सर, ठीक है, ओके, यस, बहुत बढ़िया सवाल है। अब इसके कुछ यूजेज देख लेते हैं, इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं रिएक्टर के, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसका पहला यूज है बेटा एनर्जी प्रोडक्शन में। बेटा ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ऊर्जा को उत्पन्न किया जा रहा है, तो एनर्जी प्रोडक्शन में यानी ऊर्जा उत्पादन में। ऊर्जा उत्पादन के बाद में ये पहला हो गया। दूसरा देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनाना, यूरेनियम 235, 236, 238, 233 विखंडन करना रिएक्टर में और उसका सब्सटेंस बना देना, उसका समस्थानिक बना देना, इस बात को समझना। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, इसका उपयोग होता है। और उन समस्थानिकों का प्रयोग बेटा जो आपका एग्रीकल्चर लाइन है उसमें, मेडिकल लाइन है वो, इंडस्ट्री लाइन है उसमें, आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी के फील्ड में है, या जो साइंटिस्ट लोग हैं वो अपनी जो इन्वेंशन है, जो आविष्कार है, उनमें उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण यूज है बेटा, एनर्जी प्रोडक्शन में, ऊर्जा उत्पादन में, और उसके बाद में आपके आइसोटोप बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इधर रिएक्शन को कंट्रोल करके किया जाता है, रिएक्शन कंट्रोल रहती है, तो उसके आइसोटोप बना लिए जाते हैं, उसके समस्थानिक बना लिए जाते हैं। बताओ क्लियर है बेटा? ओके। अरे ऊर्जा उत्पादन है, अरे विद्युत उत्पादन नहीं होता क्या? विद्युत उत्पादन नहीं करते क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। जो गर्म अंदर उष्मा है, हीट है, उसको पानी के द्वारा बाहर लेके आओ, भाप बनेगा, भाप से विद्युत उत्पादन हो जाएगा। तो ऊर्जा उत्पादन में विद्युत उत्पादन हो गया ना। यस, प्रैक्टिस की सीरीज लाइए बेटा, डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होता है आपका, आपको पता होना चाहिए। डेली 1:30 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होता है। नींद में हो भाई लोग तुम? डेली बोलता हूँ फिर भी समझ नहीं आता। डेली 1:30 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होता है। और मैं एसएचएम तक प्रैक्टिस करवा दिया, आज इलास्टिसिटी कराऊंगा, आज प्रत्यास्थता की प्रैक्टिस होगी, इलास्टिसिटी की। लास्ट डे एसएचएम करवाया था, उससे पहले ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर, फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोशन, 2D, 1D, स्केलर, यूनिट एंड डायमेंशन, ये सारी क्लासेस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्लास ज्वाइन तुम ना करो तो उसका कोई इलाज नहीं है बच्चा, घर पे आके नहीं पढ़ा सकते आपको। तीसरा इसका देखो यूज क्या है बेटा, प्लूटोनियम 239 के उत्पादन में, जो कि परमाणु बम बनाने में। अब आई बात है, अब फूटेगा बम, यानी प्लूटोनियम 239। सवाल ये बन सकता है बच्चे, बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाए? तो जवाब ये निकल के आता है, यानी परमाणु बम आपको बनाने में प्लूटोनियम 239 का यूज किया जाता है। तो ये एक सवाल आपको बना के पूछा जा सकता है, जो प्लूटोनियम 239 है उसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। ये बात आपको याद में रखनी है। अब आती है, अभी तक हमने कंट्रोल पढ़ा था, यानी रिएक्टर पढ़ लिया जिसमें रिएक्शन को कंट्रोल करके कंप्लीट किया गया। लेकिन अब आता है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। सर फिर से कोर्स स्टार्ट करो? हाँ कर रहे हैं बच्चा, घर पे आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, क्योंकि जब तू उठेगा तभी तो तेरे को पढ़ाने आएंगे, फिर मैं घर पे आऊँगा, अच्छा जी अभी तो उठा नहीं है बच्चा, देखो थोड़ा उठेगा तब आना आप 1 घंटे बाद में, है ना, फिर मैं वापस आऊँगा तेरे घर पे पढ़ाने के लिए तेरे को, ठीक है। हाँ, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन क्या है? अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का एक ही एग्जाम्पल है, और वो क्या है? परमाणु बम, है ना। परमाणु बम है, एटम बम है, उसके बारे में बात करेंगे।
जैसा कि आपको टेलीग्राम पे भी बताया गया था, तो वो फिर उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसी पे बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या है, इस नाभिकीय अभिक्रिया में किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कोई नियंत्रण नहीं रहता है, कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कोई कंट्रोल उसमें नहीं आता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। नियंत्रण जो आपका है रिएक्शन पे वो नहीं होगा, उसी के बारे में अपन इधर से बातें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब इस पॉइंट पे अगर अपन बात करें, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर अगर अपन बात करें, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सवाल आपका। अगर इसमें अपन कंट्रोल की बात करेंगे तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा बच्चे। ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ प्रैक्टिस होती है बेटा अनअकैडमी वॉरियर्स पे, प्रैक्टिस होती है अनअकैडमी वॉरियर्स पे अरे भाई किसका नाम ले रहा है, किंग जोंग उंग क्या कर रहा है इधर वो बड़ा तानाशाह है भाई उसका नाम मत ले। ठीक है, तो ये पहला हो गया ना आपका, इसमें कंट्रोल नहीं रहेगा, अनकंट्रोल है ये। इस प्रकार की प्रक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से औसतन एक से अधिक न्यूट्रॉन, मैंने कहा था बेटा रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे, मैं ये यहाँ पे कह सकता हूँ आपका 0n1 और इसको 3 से, यानी 3 न्यूट्रॉन जो निकलते हैं रिएक्शन के, उनमें अगर 3 में से अगर एक काम में आता है तो वह कंट्रोल है, और अगर एक से ज्यादा काम में आ गया 2 या फिर 3 तो वह अभिक्रिया अनकंट्रोल हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। यानी एक से अधिक न्यूट्रॉन जैसे ही अभिक्रिया में भाग लेगा, अभिक्रिया कुछ ही देर में अनकंट्रोल हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक के विखंडन करने से सक्षम होंगे तो अभिक्रिया कुछ ही देर बाद में अनकंट्रोल हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, तेजी के साथ में अभिक्रिया होगी। और बम में यही तो होता है, जो परमाणु बम होता है, जो एटम बम होता है, उसमें यही तो होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर, थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें, समझिए। दूसरा आपका पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कमेंट करवाया था, ये सवाल मैंने उधर ही पूछ लिया था कि उधर सवाल ये आया था कंट्रोल के लिए, तो कंट्रोल के लिए 1, और मैंने आपसे कमेंट करवाया था तो वहां पे आपका जवाब मैक्सिमम बच्चों का था K ग्रेटर देन 1। अगर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है, अगर न्यूट्रॉन अभिक्रिया में एक से ज्यादा भाग ले रहे हैं तो वह रिएक्शन आपका हो जाएगा अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, यस सर। रिएक्शन खुद से कैसे बनाते हैं, रिएक्शन बच्चा खुद से नहीं बनती है, नहीं बन रही होती है रिएक्शन अगर खुद से, तो उन वैज्ञानिकों के नाम नहीं होते जिन्होंने वो रिएक्शन दी है। अगर आप भी कोई रिएक्शन बना लो तो आपको भी नाम मिल जाएगा बढ़िया वाले लेवल पे। ठीक है, मतलब अगर रिएक्शन खुद बढ़ा रहे होते हैं तो जो केनिजारो अभिक्रिया केमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया अभिक्रिया है, तो वो वैज्ञानिक का नाम क्यों है, अपना बना लेंगे तो अपनी भी रिएक्शन हो जाएगी। मर्जी आए रिएक्शन नहीं होती है सर, है ऐसा नहीं होता है। या पानी और दूध को मिला के फिर, मतलब पानी और दूध मिला के चाय बना रहे हो, आप चाय से फिर उससे छाछ बना दो, है ना, मतलब एक नया ही रिएक्शन क्रिएट कर दो तो फिर आपको नाम मिल जाएगा उसका। लेकिन जो पॉसिबल होगा रिएक्शन वही तो बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मर्जी आए रिएक्शन नहीं बनती है बच्चा, जो रिएक्शन पॉसिबल है वही तो हो पाएगा। ठीक है, तो इच्छा से रिएक्शन नहीं बनती है। K ग्रेटर देन 1 है, ये कंट्रोल है, ये अनकंट्रोल है। दोनों सवाल क्लियर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोडक्शन है, जो ऊर्जा उत्पादन है, वो बहुत ज्यादा होता है। इस प्रक्रिया में तीव्र गति से होने के कारण यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल पे विस्फोट होता है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत बड़े लेवल पे विस्फोट होता है और बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा आपका मतलब नुकसान होता है इधर से, क्योंकि प्रचंड विस्फोट है, बहुत खतरनाक विस्फोट होता है। ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन आपकी इधर देखने को मिलेगी जिस पे अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। अब देखिए ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए अब इससे आगे तो मैं क्या ही बोलूं, इससे आगे मैं क्या ही बोलूं, है याद हो गया क्या, पहले से याद है बच्चा। परमाणु बम जो है, एटम बम जो है, वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपको इधर दिया गया है। ठीक है, जो इधर आपको दिया गया है। ठीक है, यस।
हाँ जी, ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अगर यहाँ पर आपकी होती है तो उस कंडीशन में परमाणु बम को क्या कर दिया जाएगा, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, यस, नागासाकी पे परमाणु बम चलो जी, बढ़िया सवाल था। नाम लो शैतान का शैतान हाजिर। परमाणु बम का नाम लिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया आ गई और भाई साहब उधर फूटने भी पड़ गए हैं, फूटना स्टार्ट हो गया। परमाणु बम, एटम बम देख रहे हैं, जरा गौर से देखना, परमाणु बम, एटम बम। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा इधर। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है एटम बम। ठीक है, यस, हाँ। चलो, तो सवाल पहला यही पूछ ले आपसे कि किस अभिक्रिया पर आधारित है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो हम कहेंगे अनकंट्रोल चेन रिएक्शन पे। अरे कमेंट में फास्ट से आंसर दो, ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो जितना पूछे उसका जवाब कमेंट में फास्ट करो। बाकी कमेंट सेशन में अगर कमेंट टाइप करने में लगे हुए हो, बच्चा कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है, लाइव एंजॉय कर ले वीडियो को बंद करके, क्योंकि तू कुछ सीख नहीं सकता उस हालत में अगर कमेंट बॉक्स में कन्वर्सेशन चल रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला बेस्ट एग्जांपल आपका जो नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, उसी का ही एग्जांपल है आपका एटम बम। यानी एटम बम जो है, परमाणु जो बम है, वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का ही उदाहरण दिया गया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अब आया ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, अब देखो आगे, ये आपका हो गया नाभिकीय संलयन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लास्ट में लूंगा बेटा मैं इसमें कंपैरिजन। इस पे ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने, क्योंकि लास्ट में मैंने एक कंपैरिजन लगाया है, उस कंपैरिजन की बात करूंगा, वो बहुत अहम होगा। तो इधर ज्यादा डिस्कस नहीं किया, फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वही चीज अपन इधर पढ़े, फिर उसी का आगे कंपैरिजन करें, तो मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपका नाभिकीय संलयन, बेटा इसका मतलब क्या समझते हो आप? संलयन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या हुआ बच्चा? जोड़ना। यानी मैं एक बात अगर आपको बोलूं तो सब समझ में आएगा। ये यहाँ पे देखिए ट्राइटेरियम और ये ड्यूटेरियम मिला, फ्यूजन हुआ और क्या बन गया? हीलियम बन गया, और ये आपका एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है? H3 और H2 देखिए जरा, H3 और H2 का फ्यूजन हुआ, संलयन हुआ, हीलियम बन गया और एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। अगर इधर अभिक्रिया में दिक्कत आ रही है तो मैं इधर अभिक्रिया लिख देता हूँ बच्चे। ये आपका 1H3 और ये बन गया आपका 1H2, तो ये बन गया बच्चा, इधर नीचे रिएक्शन नीचे लिखूंगा 2He4, एक और एक 2, 3 और 2 5, 5 में से एक बाहर निकल गया, एक बच गया, तो वह 0N1, 0N1, 0N1 बताइए जरा, 0N1 बताइए जरा। ये हीलियम नाभिक बना के नहीं बना, इधर 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 प्रोटॉन है आपके और एक न्यूट्रॉन, ये मिला, ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 और एक न्यूट्रॉन इधर आ गया, तो ये हीलियम नाभिक बन गया, एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं। ये देखो, ये बड़ा नाभिक मिल गया और ये न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। ये फिर से रिएक्शन में भाग लेगा, फिर अभिक्रिया करेगा, फिर आएगा इधर, फिर टक्कर करेगा और फिर आपका फ्यूजन होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे नाभिकों का मिलना और एक बड़े नाभिक का निर्माण करना, छोटे छोटे नाभिकों का मिलना और एक बड़े नाभिक का निर्माण करना नाभिकीय संलयन कहलाता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो जी, तो एक बार ये जो लैंग्वेज मैंने पीछे बताई आपको वो पढ़ लें कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उच्च ताप पे और उच्च दाब पर दो हल्के नाभिक, छोटे छोटे नाभिक मिलके जुड़ के एक बड़ा नाभिक तैयार करें तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी छोटे छोटे नाभिकों का मिलना, जुड़ना और एक बड़े नाभिक का निर्माण करना नाभिकीय संलयन कहलाएगा। संलयन अभिक्रिया उसे कहते हैं। इसी का एग्जाम्पल मैंने आपको इधर दिया था और ये इससे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। मेरे हिसाब से ये रिएक्शन सबको याद हो गई होगी बच्चा, ये रिएक्शन सबको याद हो गई होगी। 1H3 1H2 2He4 प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चा। बेटा कमेंट रिपीट मत कर, उड़ा दिया जाएगा अभी, ठीक है। सिलेबस पिछला सिलेबस छूट गया, पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। पूरा पढ़ ले, सब क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरा कर, क्लियर कर, 0 लेवल से सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन कमेंट रिपीट मत कर,
उड़ा दिया जाएगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि कमेंट भर देते हो तुम बार बार, पता नहीं तुम्हारी क्या आदत है, एक ही कमेंट को 10 बार रिपीट कर देते हो, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट है। छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनता है और इसको संलयन होना बोलते हैं, नाभिक का जुड़ना बोलते हैं। इधर देखिए, ये जो रिएक्शन है उच्च ताप और उच्च दाब यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे इसको यूज किया जाएगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे इसका प्रयोग किया जाएगा, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। बहुत अच्छा सवाल बनता है। यह सिर्फ उच्च दाब 10⁶ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई टेम्परेचर 10⁷ टू 10⁸ डिग्री सेल्सियस, 10⁷ या 10⁸ डिग्री सेल्सियस, इतना बड़ा टेम्परेचर। सोच के देखो, 10⁷ या 10⁸, बहुत बड़ा टेम्परेचर है, यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट की जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। तीसरा पॉइंट है, इस अभिक्रिया में, ये बात तो क्लियर है बेटा, ये बात तो क्लियर है, जब ये फ्यूजन होता है, इधर देखना ये वाला, ये फ्यूजन हुआ, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जब ये विस्फोट होता है ना, जब ये मिलते हैं इधर से, तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये यहाँ पे ये देखना, ये वाला, इस दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, और ये जो ऊर्जा निकल रही है उसी ऊर्जा के बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, आपका क्लियर है। उसके बाद में देखिए, यस सर, ये अभिक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, ताप नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस अभिक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्लियर है बेटा। ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्योंकि हाई टेम्परेचर पे होती है, हाई प्रेशर पे होती है, और बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है। बताओ क्लियर है बेटा, क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये टेम्परेचर चाहिए अपने को 10⁷ टू 10⁸ डिग्री सेल्सियस, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁶ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, ठीक है। चलो जी, उसके बाद में आपका पॉइंट नंबर 4 क्या आता है, सूर्य अथवा तारों पर इसकी प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। एक बच्चा कमेंट लिख रहा था, सर सूर्य पे, बिल्कुल बेटा, सूर्य, तारा, तारा भी सूर्य है, सूर्य भी तारा, बात एक ही है। वहां पर जो रिएक्शंस होती है, इतनी ऊर्जा निकलती है, वो एग्जाम्पल आपका इसी का है। क्लियर है बेटा? मत बोलो सर क्या बोले, भाई साहब बोल दें, गुरुजी बोल दें, पापा मम्मी बेटा बोलते हैं, बुरा लगता है तेरे को? कैसी सोच है तेरी? जिस दिन सोच बदल जाएगी उस दिन रेस्पेक्ट आ जाएगा तेरे को समझ में। सूर्य या तारे, ठीक है, सूर्य या तारे हैं, इन पे जो रिएक्शंस होती है बेटा, वो रिएक्शन होती है संलयन अभिक्रिया, जिसमें छोटे छोटे नाभिक हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम ये मिलते हैं, और एक बड़ा नाभिक, और वो भी बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही नाभिक। हीलियम कौन सा बड़ा नाभिक है, लेकिन ये मिला ना यहाँ पे 1H3 और ये आपका प्लस 1H2, ट्राइटेरियम ड्यूटेरियम मिला, और क्या बन गया, हीलियम नाभिक बन गया, 2He4 बन गया, एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकल गई। फिर से ये आएगा, फिर जुड़ेगा, ये प्रोसेस चलेगा लगातार, तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी का इमिशंस होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा इधर से, ठीक है। यस सर, क्लियर बेटा? हाँ जी, हाँ ओके, हाँ बेटा। चलो आगे बढ़ते, कमेंट रिपीट मत कर बच्चा, बादशाह कौन है ये बादशाह कमेंट रिपीट मत कर बेटा। देखो अभी आते हैं ये रिएक्शन जो मैंने इधर दिया है, सूर्य पर 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे और उनपे हीलियम नाभिक बना लेंगे। ओए होए, 4 हाइड्रोजन मिला और एक हीलियम नाभिक बन गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यानी 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम नाभिक बना दिया, और इस प्रोसेस में लगभग 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भैया ये ऊर्जा कम नहीं है, ये एक रिएक्शन की एनर्जी दिया है मैंने, केवल और केवल एक रिएक्शन की, ठीक है, केवल और केवल एक रिएक्शन की ऊर्जा, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं,
ठीक है, अभी बात करूंगा बच्चा, इसका जवाब मिलेगा। सर ये क्या पॉसिबल है ना बेटा? हाँ, अभी जस्ट थोड़ा सा वेट कर, 2 मिनट का, अभी बताता हूं कैसे पॉसिबल है। 1H1 यानी 4 प्रोटॉन का रिएक्शन किया, एक हीलियम नाभिक, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, इधर 2 है, 2 कहाँ गया? ये इधर गया 2। अच्छा, इधर 4 आ गया, ठीक है। ये आपका एक पॉजिट्रॉन बाहर निकल गया और ये एनर्जी बाहर निकल गई 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका हीलियम नाभिक, ये आपका प्रोटॉन सॉरी पॉजिट्रॉन, और ये ऊर्जा, और ये आपका 4 हीलियम हाइड्रोजन नाभिक। सर ये रिएक्शन में रट्टा मारने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एग्जाम में कोई रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा। जो रिएक्शन आता है बच्चे, उसमें ऐसे आ जाता है, जैसे मैंने कहा 26 Fe56, तो इसी रिएक्शन में ऐसे Fe आ जाए, इधर X आ जाए, इधर Y आ जाए, तो जो रिएक्शन होता है उसको बैलेंस करना पड़ता है। उसमें कई बार X पूछ लेता है, कई बार Y पूछ लेता है। X क्या होगा, Y, आपने कई बार सवाल प्रैक्टिस किया है, इसका कोई डाउट नहीं आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यस सर। कैसे पता चलेगा कि 24 मेगा ही है? बेटा बहुत बड़ा न्यूटन बन गया तू, दिमाग का यूज कर थोड़ा सा। कैसे पता चल रहा है कि तेरा इंटरनेट का स्पीड क्या आ रहा है? कैसे पता चल रहा है कि तेरा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतना है? कैसे पता चल रहा है कि तू श्वास ले रहा है? हद होता है। अरे भाई डिवाइसेज होती है, डिवाइसेज। कैसे पता चल रहा है कि तेरा वजन 50 किलो है? कैसे सवाल है यार, दुनिया से बाहर निकलो, बाहर आओ थोड़ा सा। हाइड्रोजन बम भी, अब देखो, अब तक मैंने कंपैरिजन की बात किया, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि कंपैरिजन किसका कराऊंगा। अब वो वर्ड आपके पास आया है। मैं अब तक एटम बम की बात कर रहा था, परमाणु बम की बात कर रहा था, अब उसके बड़े भैया भी आ गए, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम नाम से ही पता चल रहा है कि बात इसमें हाइड्रोजन की बात अपने यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जो बम है, हाइड्रोजन बम पर आधारित फिनोमेनन है, छोटे छोटे नाभिक का बनना, एक बड़ा नाभिक बनाना, और उस दौरान अथाह ऊर्जा का निकलना, एनर्जी का निकलना। ठीक है, तो ये सवाल आपका बड़ा अच्छा बन जाता है। ये परमाणु बम की तुलना में अधिक खतरनाक होता है। तो अब बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे? इधर, हाँ, इसको, हाइड्रोजन को, या एटम बम को? अभी मैं फुल कंपैरिजन दूंगा, कंपैरिजन करने के बाद में कहना कौन सा बेस्ट है। बेस्ट बोले तो पढ़ने के लिए, हमें बनाने नहीं बैठना है। ठीक है, चलो ध्यान दें, यानी हाइड्रोजन बम भी इसी प्रक्रिया पर आधारित है तथा यह परमाणु बम की तुलना में ज्यादा विनाशकारी होता है। हाइड्रोजन बम विस्फोट से पहले, ध्यान देना बेटा, मेरी बात नोट करना। एक बच्चे का कमेंट था, उसका जवाब इधर दूंगा मैंने कहा था कि थोड़ा रुक जा, अब मिलेगा जवाब। हाइड्रोजन बम विस्फोट के पहले परमाणु बम विस्फोट, नोट करना, हाइड्रोजन बम विस्फोट के पहले परमाणु बम विस्फोट की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमाणु बम विस्फोट संपन्न होगा तो उस दौरान उसका टेम्परेचर 10⁷ टू 10⁸ होगा। ठीक है, और उसी के लिए हमने, अगर आपको हाइड्रोजन बम बनाना है, उसका विस्फोट करना है, तो पहले आपको एटॉमिक बम का विस्फोट करना पड़ेगा, यानी परमाणु बम फोड़ना पड़ेगा। ये लॉजिक है, पहले ये फोड़ोगे तभी हाइड्रोजन बम फटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बम फटने के लिए ये टेम्परेचर चाहिए, जो कि केवल एटम बम के विस्फोट से ही बन सकता है। बच्चा कह रहा था पहले कि सर इतना टेम्परेचर कहाँ से लाएंगे? ये देखिए, ये प्रोसेस होगा तो अपने आप वहाँ पे ये प्रोसेस आपको मिलेगा, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। यानी हाइड्रोजन बम विस्फोट के पहले परमाणु बम विस्फोट की आवश्यकता होती है, और उसी परमाणु बम विस्फोट के बारे में अपन इधर बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट इधर तक नहीं बचेगा। नाभिकीय जो संलयन अभिक्रिया है, इसमें ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए संलयन रिएक्टर का अब तक निर्माण संभव नहीं हो पाया है। बेटा कंट्रोल चेन रिएक्शन में आपने अभिक्रिया उत्पन्न की, विखंडन किया, एनर्जी क्रिएट किया, ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन आज तक जो आपका ये संलयन अभिक्रिया है, जो सूर्य पे हो रही है, ऐसी अभिक्रिया हम यहाँ पे कर लें और फिर उसको कंट्रोल कर लें, आज तक कोई नहीं बना पाया है। अगर ये काम हो जाता इधर, तो चंदा मामा ऐसे ही अपने ज़्यादा ऊर्जा नहीं देते, लेकिन जो सूर्य भगवान है, उनकी जो ऊर्जा अपने पास आ रही है, खुद ही बना लेंगे इधर। लेकिन वो ऊर्जा कितनी ज़्यादा होगी जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, सोच लो। समझ में आ रही बात? यानी आज तक इसका पॉसिबल नहीं हो पाया, निर्माण नहीं हो पाया है ऐसा रिएक्टर, संलयन रिएक्टर,
जो इन छोटी छोटी अभिक्रियाओं को कंट्रोल कर सके। ठीक है बेटा, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। अब देखो हाइड्रोजन बम संलयन बम नाभिकीय संलयन पे आधारित है, यानी परमाणु बम जो विखंडन है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, तो ये क्या है, नाभिकीय संलयन है, संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद में रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा बेहतरीन आपका सवाल बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में अंतर, यही कहानी हमारी सबसे बड़ी होने वाली है। यहीं से आग लगने वाली है, यहीं से बहुत तगड़े लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल तैयार होने वाले हैं, बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है, यह विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। मैंने कहा परमाणु बम में विस्फोट होता है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है। ठीक है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, इस पे विखंडन होता है और इसमें छोटे छोटे नाभिक मिलते हैं, जुड़ते हैं, ये संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ये कंपैरिजन याद करो, पीछे वाली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और मैंने यही बात पीछे बोली है कि मैं आगे आपको कंपैरिजन दूंगा और वो कंपैरिजन यहीं पर है। ठीक है, यस सर। आगे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ दूसरा पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट क्या है, इसका क्रांतिक आकार महत्वपूर्ण होता है। इसका जो क्रिटिकल साइज है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विखंडनशील पदार्थ का क्रांतिक जो आकार है वो क्रांतिक आकार से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल जो साइज है, देखो क्रिटिकल मास हमने देखा है, साइज के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हमने बात नहीं किया। यूरेनियम के जैसे 10 kg है, इसने कहा कि उस पदार्थ जिसका विखंडन करना है उसका साइज है क्रिटिकल साइज से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल साइज कितना होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मुझे कोई डाटा इसका मिला नहीं, जो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा इधर। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके लिए क्रिटिकल साइज की, तो इसकी कोई आपको सीमा नहीं दी गई है। यानी अगर अपन बात करें एटॉम जो आपका हाइड्रोजन बम है, उसमें जो आपका आकार की बात हो रही है उसकी कोई साइज इधर आपको नहीं दी गई है, कोई आकार की बात इधर नहीं की जा रही है। उसके बाद में इसमें सामान्य ताप व दाब पर विस्फोट हो सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको विस्फोट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 10⁶ to 7 या 7 to 8, 10⁶ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 10⁷ to 8 टेम्परेचर आपका। इसीलिए हाइड्रोजन बम का विस्फोट करने के लिए आपका एटम बम फोड़ा जाता है, यानी ये उच्च ताप और उच्च दाब की इसके लिए आवश्यकता होती है। ये नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे ये विखंडन अभिक्रिया करवाई जा सकती है, लेकिन संलयन अभिक्रिया हाई टेम्परेचर पे होगी, जिसके बारे में अपने को बातें करना है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट आपका, इसमें विखंडन के दौरान उत्पन्न हानिकारक विकिरणों को फेंकने की समस्या होती है। उनको कहाँ फेंकें, कंक्रीट पत्थर की मोटी दीवारों में गामा किरणों को रोक लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और कोई इलाज नहीं है, जबकि इसमें हानिकारक विकिरणें जो है वो उत्पन्न ही नहीं होती है। लेकिन अभी इसको बनाना संभव नहीं हो पाया है, अपन इसको क्रिएट नहीं कर सकते। ये संलयन अभिक्रिया अभी यहाँ पे ऐसा कोई रिएक्टर बनाया नहीं है जहाँ पे अपन ये अभिक्रिया कर सकें। ये सूर्य पे होती है, तारों पे होती है, यहाँ पे अपन पृथ्वी पे नहीं करवा पाए अब तक। यानी इस हानिकारक विकिरण उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन इसको पृथ्वी पे संभव नहीं है, इसमें उत्पन्न होता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन कौन सी राशियां कंजर्व्ड रहती है, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती है कौन कौन सी राशियां कंजर्व्ड होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे, बेहतरीन लेवल पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यस सर। देखिए पहला जो आपको पता है मास एनर्जी रिलेशन, E = mc² से, कल मैंने ये रिएक्शन आपको दिया था, इसके बारे में बात किया था। तो एनर्जी, मास, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस या चार्ज नंबर, यानी आवेश की बात करेंगे। चार्ज नंबर का मतलब है आवेश। ये सारी राशियां कंजर्व्ड रहती है, संरक्षित रहती है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। बताएं जरा, इनको दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सब जगह स्कैन कर लेना, सारी जगह ये चीज़ें स्कैन हो जानी चाहिए। बहुत तगड़ा सवाल बनेगा, बहुत तगड़ा सवाल इधर से ऑलरेडी एग्जाम में सवाल आ चुका है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है, देख लो सारे ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, बहुत ज़्यादा।
हाइड्रोजन बम बना है या नहीं? हाइड्रोजन बम बनाया जा सकता है बच्चा, लेकिन उसकी ऑथोरिटी नहीं होती है। ठीक है, यस सर। ओके चलो यहाँ तक आपका क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा रेडियो एक्टिविटी। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में था, अब आएगा रेडियो एक्टिविटी। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर 5 जो हम कल करेंगे। कैसी लगी क्लास? अगर अब तक लाइक बटन पे प्रेजेंट नहीं लगाया, 565 बच्चों ने लगा रखा है, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगाएं। नए बच्चे सब्सक्राइब करें। और टॉपिक वाइज रिवीजन होता है मेरा 1:30 बजे अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे लिंक देता हूँ डेली। और आज इलास्टिसिटी का प्रैक्टिस है। और बच्चा अगर उधर काम चोरी चल रही है ना, तो ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट का अचार डालना किसी काम के नहीं है। ठीक है, 1:30 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। मेरे जस्ट बाद में मैथ्स का प्रैक्टिस है, उसके बाद में इंग्लिश का प्रैक्टिस है। बैक टू बैक आपका फायर है गजब लेवल पे। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। क्लास सेव हो जाए तो उसके बाद में अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, जय हिंद। ओके बाय बाय।